अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तमाम बच्चों को आवाज़ आ रही है मेरी? बच्चों, आप सबको आवाज़ आ रही है? ओके गुड। अगर आवाज़ आ रही है तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज फोर्थ लेक्चर रोटेशन ऑफ अ रिजिड ऑब्जेक्ट और मैकेनिक्स 2 में आप स्टडी करेंगे। हमारे जो आउटलाइन है आज की प्रेजेंटेशन की वो है रोटेशन ऑफ अ रिजिड ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। रोटेशनल काइनेमेटिक्स हैं, ठीक है, रोटेशनल मोशन हम डिस्कस करेंगे और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो है हम बेसिक डेफिनेशंस और रोटेशनल मोशन के जो बेसिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें रोटेशन ऑफ अ रिजिड ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस व्हेन एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट सच एज अ व्हील। ठीक है, अब देखें हमारे पास कोई भी पार्टिकल जो है वो डिस्कस नहीं हम कर रहे हैं। हमारे पास एक बड़ा बॉडी है सच एज अ व्हील रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस। जब एक व्हील जो है पहिया जो है वो रोटेट करता है अपने एक्सिस के गिर्द, the motion cannot be analyzed by modeling the object as a particle because at any given time different parts of the object have different linear velocities and linear accelerations. तो अब ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है कि जिसकी हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्कस करें। ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है या रिजिड ऑब्जेक्ट है। उसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जिनकी लीनियर वेलोसिटीज़ हैं या एंगुलर वेलोसिटीज़ हैं अगर रोटेशन मोशन है, और एक्सेलरेशंस हैं मुख्तलिफ पार्ट्स की, तो उसको हमने कंसीडर करना। However, we can analyze the motion of an extended object by modeling it as a system of many particles. तो ये हम कर सकते हैं कि हम उसको सिस्टम ऑफ मैनी पार्टिकल्स कंसीडर करके उसके मोशन को हम मॉडल कर सकते हैं। ईच ऑफ विच हैज़ इट्स ओन लीनियर वेलोसिटी। इसमें से हर एक की अपनी यानी लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सप्रेशन होगा। उसके बाद देखें एनालिसिस ऑफ मोशन ऑफ अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट is greatly simplified if the object is considered as a rigid object. और अगर हम ऑब्जेक्ट को एक रिजिड ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लें तो ये काफ़ी प्रॉब्लम जो है हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये देखें आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये व्हील है, ये रोटेट कर रहा है और ये दरमियान में देखें ये एक्सिस है। इस एक्सिस के अराउंड ये रोटेट कर रहा है व्हील और ये ओ है, ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, ओ जो है वो उसके ओरिजिन को जाहिर कर रहा है ओ। और रिजिड ऑब्जेक्ट क्या होता है? A rigid object is that which is non-deformable, यानी उसके जो एक्सेस हैं या जो पॉइंट्स हैं उसके सरफेस पे नॉन डिफॉर्मेबल हैं। ठीक है, डिफॉर्म नहीं होते, वो अपनी उसी हालत को बरकरार रखते हैं। Where relative locations of all particles remain constant, और इस वजह से उसके जो relative locations हैं तमाम particles की उस ऑब्जेक्ट पे वो क्या रहती हैं? कांस्टेंट रहती हैं। सबसे पहले देखें रोटेशनल मोशन में एंगुलर पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ठीक है, जिस तरह हम लीनियर में डिस्कस करते हैं, जब आपके रोटेशन होगी तो हम एंगुलर पोजीशन, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कंसीडर ए कॉम्पैक्ट डिस्क और सीडी। एक आपके पास सीडी या कॉम्पैक्ट डिस्क है। सी इट्स ओवरहेड व्यू। ठीक है, ऊपर से आपने इसका ओवरव्यू करना है, इसको देखना है। द सीडी रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस perpendicular to the plane of the figure and passing through the center of the disk. तो CD जो है वो perpendicular axis के गिर्द जो है वो रोटेट कर रही है। A small element on the disk modeled as a particle P which is at fixed
डिस्टेंस आर। अब ये देखें फॉर एग्जांपल ये आपके पास वो कह रहा है कोई भी डिस्क है। अब डिस्क के ऊपर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये हमारे पास एक रिजिड ऑब्जेक्ट है, इस डिस्क पे ये ओरिजिन है, ठीक है, ये उसका जो है परपेंडिकुलर एक्सिस है और ये डिस्क जो है इस तरह से काउंटर क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट कर रही है। तो इसमें हमने एक रेफरेंस लाइन सपोज की है, ये हमारे पास रेफरेंस लाइन है और ऑब्जेक्ट जो है वो इस रेफरेंस लाइन से या कोई भी पॉइंट इस पे हम अगर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल पॉइंट पी इधर लेते हैं, तो इसका डिस्टेंस हमारे पास आर होगा और ये रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। और उसके बाद देखें जब ये रोटेट करेगा तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो थीटा होगी, ठीक है, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो थीटा होगा। और ये जो आर्क, ये जो लेंथ ये कवर करेगा इसके अलोंग, वो उसको हम एस कहेंगे। पॉइंट पी अपनी पोजीशन यहाँ से चेंज करके यहाँ तक रोटेट करेगा। तो वो कैसे होगा देखते हैं। अच्छा, अब ये देखें कि डिस्टेंस उसके ओरिजिन से आर है, फ्रॉम द ओरिजिन एंड रोटेट्स अबाउट इट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। अब वो जो सर्कल है वो देखें ये इसका उसको वो उसका रेडियस को क्या कह रहा है, वो स्मॉल आर से उसको जाहिर कर रहा है। वो कहते हैं इनफैक्ट एवरी एलिमेंट ऑफ द डिस्क अंडरगोज सर्कुलर मोशन अबाउट ओ। ठीक है, अब ये देखें सिर्फ ये पॉइंट नहीं, इसके अलावा और अगर पॉइंट्स हैं तो वो भी डिस्क के जो क्या है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे होंगे। सो इनफैक्ट वो कह रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ द डिस्क अंडरगोज सर्कुलर मोशन अबाउट ओ। इट इज कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट द पोजीशन पी विद इट्स पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब जो आपके पास इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, एक तो उसका एंगल होगा थीटा और दूसरा आपके पास आर होगा, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स आपके पास आर और थीटा होगा, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओ, ठीक है। आर जो है आपके पास डिस्टेंस है और पी जो है उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। और आर आपके पास डिस्टेंस और थीटा आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये देखें वो कह रहा है वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू पी एंड थीटा इज मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज। थीटा भी देखिए इस डायरेक्शन में कहता मेजर किया, जैसे पहले बताया आपको कि काउंटर क्लॉकवाइज उसका एंगल होगा फ्रॉम सम रेफरेंस लाइन फिक्स्ड इन स्पेस। और रेफरेंस लाइन से जो आपको पहले भी बताया कि ये रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस लाइन से वो कितना मूव कर रहा है उसको ये मेजर कर। सॉरी बच्चे, ये असल में इंटरप्शन हुई है, ये जूम का इंटरनेट स्टेबल नहीं था। तो ये देखें आपके पास यहाँ जब पॉइंट पी मूव करेगा इस पॉइंट तक, तो उस केस में आपके पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यानी एस जो है वो देखें आर्क लेंथ जो है वो इक्वल हो जाएगी आर इंटू थीटा के। तो आर आपके पास डिस्टेंस है ओ से पी तक, थीटा आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ से थीटा आपके पास क्या आ जाएगा एस ओवर आर।
कह रहा है इन दिस रिप्रेजेंटेशन थीटा चेंजेस विद टाइम वेयर आर रिमेन्स कांस्टेंट द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम रेफरेंस लाइन टू अ न्यू पॉइंट थ्रू एन आर्क ऑफ लेंथ एस एज शोन इन फिगर। जैसे कि फिगर में दिखाया है, तो इस यहाँ से देखें, इस फिगर से थीटा आपके पास आ जाएगा एस ओवर आर। So as theta is the ratio of arc length and radius of the circle, so it is a pure number. अब आपको पता है कि अगर रेशियो हो दो सिमिलर क्वांटिटीज़ में या जिनके यूनिट्स जो हैं वो सेम हो, तो उस केस में यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाते हैं और आपके पास सिर्फ एक नंबर बच जाता है। तो इस केस में भी ऐसा ही है, एज थीटा इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस, दोनों के यूनिट मीटर्स हैं, तो आपके पास ये कैंसिल आउट होकर सिर्फ एक प्योर नंबर रह जाएगा। ठीक है, सो थीटा इज मेजर्ड इन डिग्रीज बट समटाइम्स इट इज मेजर्ड इन आर्टिफिशियल यूनिट रेडियन, और इसको रेडियन में भी मेजर किया जाता है थीटा को। तो उस केस में देखें, वेयर 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द आर्क। ठीक है, अब रेडियन एंगल कब बनता है, जब आपके पास ये आर्क लेंथ, ये वाली आर्क लेंथ इक्वल हो जाए एस आर के। ठीक है, रेडियस ऑफ द आर्क के इक्वल हो जाए, तो उस केस में देखें आपके पास क्या बनता है एंगल। फॉर अ कंप्लीट सर्कल फ्रॉम इक्वेशन 1b 360 डिग्री, उस केस में आपके पास थीटा बनेगा और ये इक्वल होगा सर्कमफेरेंस ओवर रेडियस। तो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो होता है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय रेडियस आर, और दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, और ये कैंसिल आउट होके आपके पास एंगल आ जाएगा 2 पाई रेडियन, यानी 360 डिग्री इक्वल होता है 2 पाई रेडियन। यहाँ से अगर आपने 1 रेडियन निकालना है तो ये 360 ओवर 2 पाई हो जाएगा, बटे में आ जाएगा दूसरी साइड पे, तो 1 रेडियन आपके पास इक्वल हो जाता है 57.3 डिग्रीज के। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 2 को इधर जाके डिवाइड कर दें 360/2 तो 180 आ जाएगा, तो पाई रेडियन इक्वल आ जाएगा 180 डिग्रीज। और इसकी जो रिलेशन है डिग्री की और रेडियन की वो होती है, थीटा आपके पास रेडियंस में इक्वल हो जाता है पाई बाय 180 इंटू थीटा डिग्रीज। पाई बाय 180 से आप मल्टीप्लाई करके रेडियन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं डिग्री एंगल में। अच्छा, उसके बाद देखें वापस आ रहे हैं जो हमने शुरू में डिस्कस किया था रोटेशनल मोशन, तो उसमें देखें लेट्स कम बैक टू ओरिजिनल डिस्कशन। इन एंगुलर मोशन फॉर अ रिजिड ऑब्जेक्ट एवरी पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग सेम एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस लाइन। तो ये देखें आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी, टाइम है टी आई टू टी एफ, और उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया एंगुलर वो कवर किया है थीटा आई टू थीटा एफ, और आर उसका डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट बी। So therefore theta can be used to locate the position of the particle। ठीक है, थीटा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको हम यूज कर सकते हैं to locate the position of the particle at any instant of time। ठीक है, थीटा इज प्लेइंग द सिमिलर रोल। अब थीटा का रोल एंगुलर मोशन में वही है जो लीनियर मोशन में एक्स का होता है। ठीक है, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो पढ़ी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, तो उसमें आपको पता है कि जो एक्स का रोल होता है पोजीशन का, वो एंगुलर मोशन के केस में थीटा प्ले कर रहा होता है। तो थीटा इज प्लेइंग अ सिमिलर रोल in angular motion as x plays in translational motion from as particle moves from A to B. The angular displacement of the rigid object is delta theta, इसके equal है theta f minus theta I. If the rate of angular displacement changes in different duration of time, then these different rotation rates are defined average angular speed. Average angular speed आपके पास क्या है? Theta f minus theta I, final displacement minus initial over final time minus initial time. यानी ओमेगा एवरेज विल बी इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी आ जाएगा। और इंस्टेंटेनियस के केस में आपको पता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड होती है फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ द एवरेज एंगुलर स्पीड एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। तो उस केस में इंस्टेंटेनियस के केस में ओमेगा आपके पास इक्वल आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, और लिमिट जब डेल्टा टी अप्रोच कर रहे हो तो आप इसको लिख सकते हैं डी थीटा ओवर डी टी। तो यूनिट आपके इस केस में आ जाएंगे रेडियन पर सेकंड और सेकंड इनवर्स।
सो डायरेक्शन इज डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड रूल, ठीक है। आप एंगुलर मोशन में जो डायरेक्शन होती है वो राइट हैंड रूल आपको पता है, वो अप्लाई करके फिर आप डिटरमिन करते हैं। और रेडियन आर नॉट डायमेंशनल, ठीक है, रेडियन की जो है डायमेंशन नहीं होती। और उसके अलावा देखें टेक इंक्रीजिंग थीटा इज पॉजिटिव, जब थीटा इंक्रीज हो रहा हो तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। जब डिक्रीज कर रहा हो तो नेगेटिव कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है, अल्फा एवरेज। अल्फा एवरेज आपके पास क्या है, द रेशियो ऑफ द चेंज इन द एंगुलर स्पीड टू द टाइम इंटरवल डेल्टा टी ड्यूरिंग विच दिस चेंज अकर्स। यानी अल्फा एवरेज भी इसी तरह आपके पास आ जाएगा, तो मेगा एफ, ठीक है, आपके पास फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, जिस टाइम के चेंज में वो आपकी वेलोसिटी चेंज हुई, टी एफ माइनस टी आई। ये अल्फा एवरेज इक्वल टू डेल्टा मेगा ओवर डेल्टा टी आ जाएगा। इसी तरह इंस्टेंटेनियस जिस तरह वेलोसिटी फाइंड की है, इंस्टेंटेनियस आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपके पास, व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, अल्फा क्या होगा आपके पास, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, डी ओमेगा ओवर डी टी आ जाएगा आपके पास। तो इस केस में यूनिट आपके पास हो जाएंगे रेडियन पर सेकंड स्क्वायर और सेकंड इनवर्स स्क्वायर। और अल्फा देखें, अल्फा आपके पास पॉजिटिव है when particle is speeding up counter clockwise, ठीक है, पॉजिटिव है उस केस में। तो वाइस वर्सा नेगेटिव हो जाएगा जब ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा या स्लो डाउन हो रहा होगा। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है, ठीक है। ये इसकी बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद देखें नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं मैकेनिक्स 2। उसके बाद देखें नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं, लेट्स सी कितना ये होता है। तो इसमें देखें नेक्स्ट में लेक्चर 5 में रोटेशनल काइनेमेटिक्स है, द रिजिड ऑब्जेक्ट अंडर कांस्टेंट एंगल एक्सेलरेशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन जब आपका कांस्टेंट रहता है तो उस केस में क्या होता है, एंगुलर एंड ट्रांसलेशनल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये इन चीज़ों का हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है। सबसे पहले देखें आपके पास when a rigid object rotates about a fixed axis it often undergoes a constant angular acceleration। तो अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो उस केस में हमारे पास जो अल्फा होगा यानी उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज डी ओमेगा ओवर डी टी आ जाएगा। यहाँ से डी ओमेगा देखें इक्वल टू अल्फा डी टी आ जाएगा। और अगर जिस तरह हमने डिस्कस किया कि बॉडी एक पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट से मूव करती है फाइनल पॉइंट तक, तो टाइम आपका टी आई से टी एफ तक वेरी करता है और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा आई से वेरी करती है ओमेगा एफ तक, ठीक है। इसको जहन में रख के देखें आपके पास क्या आ जाएगा, अब अल्फा आपके पास ओमेगा एफ टू माइनस ओमेगा आई आ जाएगा, डिफरेंस है। तो ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई इज इक्वल टू अल्फा टी, ठीक है। या डी ओमेगा देखें, डी ओमेगा क्या होगा आपके पास, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई, एंड दैट वुड बी इक्वल टू अल्फा डी टी। इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो ओमेगा एफ माइनस ओमेगा इक्वल टू अल्फा टी आ जाएगा। और यहाँ से ओमेगा एफ फाइनल वेलोसिटी जो है एंगुलर वो आ जाएगी दूसरी तरफ जाकर ओमेगा पॉजिटिव हो जाएगी प्लस अल्फा टी। अब ये देखें ये जो रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स एक्सिस की इक्वेशन आई है ये आपने ऑलरेडी ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़ा हुआ है कि फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी यानी एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन लीनियर मोशन की फर्स्ट इक्वेशन होती है जो आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये देखें बिल्कुल उसके सिमिलर आपके पास बिल्कुल उसके एनालॉगस आपके पास जो है वो एंगुलर मोशन में इक्वेशन आ गई यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम टी। जबकि लीनियर के केस में आपको पता है कि फाइनल लीनियर वेलोसिटी होती है इनिशियल लीनियर वेलोसिटी प्लस लीनियर एक्सेलरेशन इनटू टाइम टी।
ये देखिए ये सिमिलर इक्वेशन है, इस तरह ये इक्वेशन आप डिराइव कर सकते हैं, ये इक्वेशन हो गई। उसके अलावा बाकी देखें एनालॉगस इक्वेशन जो है वो आप सिमिलर वे में डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल जैसे आप लीनियर मोशन की बात करते हैं, ये इक्वेशन जो है अभी जो फाइंड की है 1, ये इसके इक्विवेलेंट है। फिर उसके बाद एक्स एफ इक्वल टू एक्स आई प्लस वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर है, तो एंगुलर के केस में क्या बन जाएगा, एंगुलर के केस में थीटा जो है वो एक्स की जगह होता है, तो थीटा एफ इक्वल टू थीटा आई प्लस मेगा आई टी प्लस हाफ एल्फा टी स्केयर बन जाएगा। इसी तरह जो थर्ड इक्वेशन जो होती है वो हम लिख सकते हैं वी एफ स्केयर होती है इक्वल टू वी आई स्केयर प्लस टू अल्फा एक्स एफ माइनस एक्स आई। तो एंगुलर के केस में वही आपके पास ओमेगा एफ स्केयर इक्वल टू ओमेगा आई स्केयर प्लस टू अल्फा इंटू थीटा एफ माइनस थीटा आई बन जाएगा, ठीक है। और फाइनल आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू इनिशियल डिस्प्लेसमेंट प्लस हाफ इंटू वी आई प्लस वी एफ इंटू टी। तो आपके पास जो है एंगुलर मोशन में फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्लस हाफ इंटू ओमेगा आई प्लस ओमेगा एफ इंटू टी। ये देखिए बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन है। एक के केस में अगर आपके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो एंगुलर में वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन जाती है। लीनियर वेलोसिटी है लीनियर के केस में, तो एंगुलर में वो एंगुलर वेलोसिटी बन जाती है। इसी तरह लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, तो देखें हिंट क्या है कि आप x को रिप्लेस कर दें थीटा से, b को रिप्लेस करें ओमेगा से और a को रिप्लेस कर दें अल्फा से, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन इन रोटेशनल मोशन में आ जाएंगे, ठीक है, सारी इक्वेशंस जो हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें एंगुलर एंड ट्रांसलेशनल क्वांटिटीज। वी शैल डेवलप रिलेशनशिप बिटवीन द एंगुलर स्पीड and angular acceleration of a rotating rigid object and the translational speed and acceleration of a point in the object। यानी लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन में जो रिलेशन है वो डेवलप किस तरह की जाती है। वी नो दैट एवरी पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट moves in a circle whose center is on the axis of rotation, ठीक है, उसका जो सेंटर है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है। तो उस केस में अगर आपके जो है वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में देखें आपके पास ये ओरिजिन है और ये पॉइंट पी जो है ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये रोटेट कर रहा है ओ के गिर्द, और ये आपके पास पॉइंट पी है, पॉइंट पी इधर से मूव कर रहा है, इसका लीनियर वेलोसिटी वी है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी, और ये थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बना रहा है, एस आर्क लेंथ है, और ये आर जो है पॉइंट पी का और पॉइंट ओ ओरिजिन का डिस्टेंस है, आर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस केस में देखें कंसीडर ए पॉइंट पी ऑन द रिजिड ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल, the translational velocity vector v is always to the circular path is always tangent, देखें is always tangent to the circular path। ये देखें ये velocity v जो है it's tangent to the circle, इसको वो कह रहे हैं tangent to the circular path, so is called tangential velocity। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं tangential velocity भी कहते हैं। the tangential speed आपके पास v जो है वो that is equal to ds over dt, यानी डिस्टेंस कवर्ड ओवर जिस टाइम में वो डिस्टेंस कवर होता है ds by dt, वेयर s इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पॉइंट p, ठीक है। आर्क लेंथ आपके पास आपने पहले भी देखा कि इसके इक्वल थी आर थीटा के, और v इज इक्वल टू ds ओवर dt एंड दिस इज इक्वल टू आर डी थीटा बाय dt, और ये आपके पास आर ओमेगा आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यूज अगर पुट करते हैं तो आर थीटा जो है आपके पास आर डी थीटा बाई डी टी बनता है, और वी आपके पास आ जाता है आर ओमेगा, इसको कोई नंबर 1 कह लें। उसके बाद देखें द टेंजेंशियल स्पीड इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड एंगुलर स्पीड। और सेकंड पार्ट देखें एंगुलर स्पीड इंक्रीजेज एज वन मूव्स आउट, जैसे कोई आउटवर्ड मूव करेगा एंगुलर स्पीड उसकी इंक्रीज होती जाती है।
नाउ द ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन, अब जो आपके पास आपने देखा आपके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी थी, अब एक्सीलरेशन की आती है बारी। द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन at of the point P is at is equal to change in linear velocity with respect to time, यानी dv over dt, and this dv over dt is equal to r d omega change। अब v आपके पास r ओमेगा है, तो वैल्यू पुट करेंगे, r कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डी ओमेगा हो जाएगा और ओवर डी टी बन जाएगा। ठीक है, v की वैल्यू किसके इक्वल है, आर ओमेगा के, तो आर डी ओमेगा ओवर डी टी बन गया। तो नेक्स्ट स्टेप में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आपकी इक्वल आ गई आर अल्फा। ठीक है, डी ओमेगा ओवर डी टी इज इक्वल टू अल्फा। तो ट्रांसलेशनल आपके पास, सॉरी टेंजेंशियल जो है एक्सीलरेशन आपके पास उस पॉइंट पी का क्या बन जाएगा, आर इंटू अल्फा। So relation between tangential and angular acceleration ये है at equal to r into alpha. The tangential component of the translational acceleration of a point on a rotating rigid object equals perpendicular distance from the axis of motion multiplied by the angular acceleration. तो ये आपके पास जो है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट देखें, now a point moving in a circle also undergoes a radial acceleration AR। ठीक है, उसके अलावा अगर इसके हम कंपोनेंट बना लें तो AR ये कंपोनेंट देखें, रेडियल कंपोनेंट रेडियस के लॉन्ग, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट बन गया एक्सेलरेशन का, और ये एक्सेलरेशन वेक्टर है। यानी एक्सेलरेशन वेक्टर को आपने रिजॉल्व कर दिया दो कंपोनेंट्स में, एक इसका रेडियल कंपोनेंट आ गया और एक इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट आ गया। अब आपके पास रेडियल कंपोनेंट डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन एंड हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दैट ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको आपने पढ़ी हुई है, क्या होती है, v स्क्वायर ओवर r होती है। तो आपके पास ए आर मॉडुलस इज इक्वल टू ए सी लेक्चर। रेडियल एक्सेलरेशन है आपके पास और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर ओवर r। AC is equal to v स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि v जो है वो किसके इक्वल है, r ओमेगा के। तो v ओमेगा की v की आप वैल्यू पुट करेंगे तो r ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। r स्क्वायर बना था तो एक r से r कैंसिल, तो r ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास देखें एक्सेलरेशन जो है दैट इज इक्वल टू इट्स टेंजेंशियल कंपोनेंट प्लस इट्स रेडियल कंपोनेंट। तो ये दो कंपोनेंट में आपने इसको रिजॉल्व कर दिया, और इसकी मैग्नीट्यूड जो है दैट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए टी स्केयर प्लस ए आर स्केयर स्केयर रूट आ जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगी आर स्केयर इंटू अल्फा स्केयर ए टी की वैल्यू, और आर स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर आ जाएगा ए आर। ये इक्वल हो जाएगा आर, देखें कि स्केयर रूट से बाहर आ जाएगा, कॉमन दोनों में से आर कॉमन है तो आर बाहर आ जाएगा, और स्केयर रूट में आ जाएगा अल्फा स्केयर प्लस ओमेगा 4। तो ये आपके पास जो है एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोशन, जब आप इसके कंपोनेंट कंसीडर कर रहे हैं रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट देखें, एन ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस हैज नो मोशन इन स्पेस, सो देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी associated with translational motion. However, the individual particles are moving through space. However, वो कहता है individual particles है वो space में move कर रहे हैं in circular path, hence there is kinetic energy associated with rotational motion. तो kinetic energy जो है वो rotational motion के साथ associated है। ये point P है, R आई उसका जो है वो वेक्टर है origin से, V आई उसकी velocity है, एम आई उसका मास है, और ओमेगा उसका एंगुलर वेलोसिटी है। तो उस केस में देखें, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट एज अ कलेक्शन ऑफ मेनी पार्टिकल्स एंड इट रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड जी एक्सिस विद एन एंगुलर स्पीड, और ये जी एक्सिस से गिर्द घूम रहा है, ये आपका जी एक्सिस है। ऑन द रोटेटिंग
Now consider one particle on the rotating object located at a distance ri from the axis of rotation. It if mass of ith particle is mi, ठीक है, ये कोई भी पार्टिकल आपने कंसीडर किया, ith पार्टिकल है, इसका मास mi है and its tangential speed is vi, then आपके पास काइनेटिक एनर्जी ki would be equal to half mv square होती है। तो mi मास है तो उसके लिए हाफ mi vi स्क्वायर बनता है, ठीक है, तो ये उसकी काइनेटिक एनर्जी बनती है। उसके बाद देखें एवरी पार्टिकल इन द रिजिड ऑब्जेक्ट हैज़ द सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा whereas the individual tangential speeds depend on Ri from the axis of rotation. The total kinetic energy of the object is the sum of the kinetic energy of all the individual particles. तमाम ऑब्जेक्ट्स जो इंडिविजुअल आपके पास पार्टिकल्स हैं, अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी का आप सम कर लेंगे तो आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये देखें के आर इज इक्वल टू समेशन के आई, समेशन आई हाफ एम आई बी आई स्केयर लिख सकते हैं, और के आर इज इक्वल टू 1/2 समेशन आई एम आई आर आई ओमेगा स्केयर, क्योंकि वी आपके पास आर ओमेगा है तो आर आई स्केयर ओमेगा स्केयर आ जाएगा। ये देखिए वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, सो के आर इज इक्वल टू 1/2 समेशन आई एम आई आर आई स्केयर इंटू ओमेगा स्केयर आ जाएगा। सो वी डिफाइन द क्वांटिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो है आपके पास, और ये जो क्वांटिटी आपने अलहदा कर ली है एम आई आर आई, एम और आर का प्रोडक्ट जो है इसको क्या कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई इज इक्वल टू समेशन आई एम आई आर आई स्केयर इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो इस क्वांटिटी के यूनिट जो है वो किलोग्राम मीटर स्केयर है और डायमेंशन इसकी है एम मैस से, और ये लेंथ है स्केयर है तो एल स्केयर आपके पास इसकी डायमेंशन आ जाए। सो के आर इज इक्वल टू 1/2 आई इंटू ओमेगा स्केयर, ठीक है। अब एम आई आर आई को हमने आई से जाहिर किया है तो इसको वैल्यू पुट करेंगे इसी को इन टू में, तो आपके पास के आर इक्वल टू आ जाएगा 1/2 आई इंटू ओमेगा स्केयर। के आर इज इक्वल टू 1/2 आई इंटू ओमेगा स्केयर। उसके बाद देखें द डेफिनेशन इसकी क्या है, द मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इन इट्स रोटेशनल मोशन। आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको डिफाइन कैसे करते हैं कि द मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंजेस इन इट्स रोटेशनल मोशन में जो चेंज आता है उसको ये रेजिस्ट करता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई इन रोटेशनल मोशन इज सिमिलर टू मास इन ट्रांसलेशनल मोशन। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में किसी ऑब्जेक्ट का मास होता है वो उसके अंदर हरकत पैदा करने के खिलाफ जो है वो चलता है या मज़ाहमत करता है कि उसके अंदर भी हरकत पैदा की जाए अगर एक बॉडी रेस्ट पे है। इसी तरह एक बॉडी का जो एंगुलर आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और एंगुलर मोशन में उसको रोटेट करने में मज़ाहमत पैदा कर रहा होता है। एक बॉडी यानी रेस्ट पे है, फॉर एग्जांपल एक पंखा है, फ़ैन है, उसको रोटेट करने के लिए आप फोर्स लगाते हैं, जबकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है उसका मास और प्रोडक्ट उसका रेडियस का वो जो है वो रेजिस्ट करता है कि वो ना मूव करें, तो उसको आप कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एनालॉजी बिटवीन रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन में देखें क्या है कि ट्रांसलेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्केयर होती है, रोटेशनल मोशन में हाफ आई ओमेगा स्केयर होती है, यानी आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। वेलोसिटी आपके पास v होती है ट्रांसलेशनल में, जबकि एंगुलर में ओमेगा होती है। मैस आपके पास m होता है और एंगुलर में I से इसको जाहिर करता हूँ। उसके साथ ये देखें ये बहुत मुश्किल नहीं थे लेक्चर, सिंपल लेक्चर हैं दोनों, ठीक है, इसलिए मैंने ये कंबाइन कर दिए हैं इस प्रेजेंटेशन में। तो आप लोग जो है वो इसको देखें, गो थ्रू करें, ठीक है, तैयार करें अच्छी तरह, कॉन्सेप्ट्स जो हैं एंगुलर मोशन के वो जहन में बिठाएं। उसके साथ ही हम आज का लेक्चर जो है वो एंड करते हैं मैकेनिक्स 2 का। तो इंशाल्लाह
नेक्स्ट वीक नेक्स्ट लेक्चर के साथ आगे मूव करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।